हमारे प्यारे चुन्नू मुन्नू, क्या हालचाल? मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई अभी आप लोग ठीक ठाक शुरू कर चुके होंगे, क्योंकि आप लोग 8 क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना? एक 8 क्लास में पहुंच चुके हैं और 8 क्लास के स्टूडेंट को ना अब थोड़ा सा जिज्ञासु होना चाहिए। चीज़ों को, दुनिया को देखने का नज़रिया अब चेंज होगा, धीरे धीरे चीज़ों को समझ में आएगा। अब आप जो जो सोचते थे कि ये ऐसा होता है, आपको समझ में आएगा कि वो ऐसा नहीं होता है। और जो ऐसा होता है वो लगेगा ऐसा होता है, जो ऐसा वैसा ऐसा वैसा इतना ऐसा वैसा होगा कि पटापट 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 आप पटका मारते रहिएगा। ठीक है, तो अब आप लोग बड़े हो रहे हैं और अब पढ़ाई को सीरियस लीजिए। और ऑनलाइन एक नया जरिया बना है हमारे लाइफ का 2020 लॉकडाउन के बाद, तो उसका फ़ायदा अब हम लोग उठाएंगे। और अब के स्टूडेंट्स जो खास करके अभी आप 8 में होंगे, तो अब तो आप लोग बहुत अच्छा से जान गए होंगे ऑनलाइन का फ़ायदा उठाने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन जो है, ये फ़ोन जो आपके हाथ में, इसका दोनों यूज़ है, आपको पता है, सब ज्ञान देगा आपको। दोनों यूज़ है और सब ज्ञान देता है कि ख़राब भी है अच्छा भी है, तो आपको अच्छा यूज़ करना है। और ये ज्ञान देने से कोई सुन करके नहीं यूज़ करने लगता है अच्छा से। ये तभी होगा जब आपके अंदर से ये फीलिंग आएगा कि नहीं, हमको सही में इसका यूज़ सही से करना है। देखिए तो भाई, ये वीडियो खास करके 2 स्टूडेंट के लिए है। पहला तो 8 के लिए है भाई, तुम भी जानता है 8 का है, इसीलिए तुम आया भी है। तुमको कुछ यूनिक चाहिए, अलग चाहिए, बोर हो गया है तुम बकवास सुन सुन के, इसलिए तुम यहाँ पे आया है। तो तुम बस पेशेंस रख करके लास्ट तक टिके रहना, लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएंगे। तो 2 आदमी के लिए है, पहला तो 8 के स्टूडेंट्स के लिए, दूसरा किसके लिए भाई? तो दूसरा वैसे स्टूडेंट्स के लिए है, वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जो, मान लो वैसे स्टूडेंट्स को एक्स, जो ये चाहते हैं कि हमारे 8 का हम टॉपिक नहीं पढ़ पाए थे, हमको समझ ही नहीं आता है यार क्या हो जाता है। और अगर आप कोई नौकरी वोकरी का तैयारी करते हैं, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे बिहार से रिलेटेड कोई भी नौकरी हो, तो उसमें तो इसी यही 10 लेवल तक कुछ भी करता है, तो उसको तो पढ़ना पड़ेगा करेगा। तो वो सारे स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत लाभदायक होने वाला है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास टोटल कितना चैप्टर है 8 में? तो 13 चैप्टर है, ठीक है। जो कि न्यू पब्लिकेशन जो आया है, सभी स्टेट लागू कर दिया है न्यू पब्लिकेशन, तो उसमें ये 13 चैप्टर ना रह करके कुछ और है। लेकिन बिहार तो लागू करेगा नहीं, बिहार तो ढीठ आदमी है, ये तो पुरन के चलाएगा, पुरन के किताब चलाएगा, न्यू बुक तो चलाएगा नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, पुरन के चलाएगा बिहार, तो हम लोग पुरन के पढ़ेंगे। अब देखो, तुम लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट समझना ये है कि इस 13 चैप्टर को हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं। तो चाहे 8 के स्टूडेंट हों या 9 के हों या 10th के हों, तीनों के लिए देखिए, हम पूरे मैथ को 2 फेज में पढ़ाने वाले हैं। कितने फेज में? 2 फेज में। सबसे पहला फेज 1 और दूसरा फेज 2। क्या करेंगे भाई? अब देखो, तुमको पढ़ाई जो है ना, अपने एक मॉडर्न तरीके से करना पड़ेगा। और मॉडर्न कहने का मतलब है, आप चालाकी स्मार्ट वर्क नहीं करिएगा, पढ़ाई में भी स्मार्ट स्टडी नहीं करिएगा तो बहुत पीछे रह जाइएगा। तो स्मार्ट स्टडी के लिए ही हम 2 फेज लेकर के आए हैं। दोनों फेज में क्या होगा? फेज 1 फेज 2। फेज 1 में हम लोग पहले तो पूरा उस चैप्टर के, जो चैप्टर का नाम है, जैसे पहला चैप्टर परिमेय संख्या है, तो उसके बारे में फील करेंगे, पूरा बेस को समझेंगे, पूरा बेसिक का निचोड़ निकालेंगे कि आखिर ये चैप्टर में पूरा बेसिक क्या है। और कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस को कर लेंगे और बस हमारा काम हो जाएगा। 30 से 40 मिनट में हम लोग फेज 1 सभी क्लास के लिए है, 8, 9, 10 तीनों का, हम जितना भी मैथ पढ़ा रहे हैं सब में ही होगा। फेज 1 में हम लोग बस फील करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, पूरा बेसिक का निचोड़ निकाल लेंगे एक एक वीडियो में सारा चैप्टर का। फिर फेज 2 की बात है, तो फेज 2 का एक वीडियो भी देंगे, 2 वीडियो भी देंगे, एक एक चैप्टर का, एक भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, बहुत भी दे सकते हैं। लेकिन करेंगे क्या? तो फेज 2 में हम लोग जो है ना, पूरे हार्ड लेवल के क्वेश्चंस को करेंगे। जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसके पूरा हार्ड लेवल तक, ऊपर लेवल तक के क्वेश्चंस को करेंगे। और उसके बाद हम लोग फील करेंगे। क्या फील करेंगे? फेज 2 का मेन मेरा पर्पस है फील करना। फील करेंगे कि इन द फ्यूचर जब आप जॉब की तैयारी कीजिएगा, क्योंकि आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, 10, 12 तक आप एकदम मगन रहते हैं, बाद में आपका नींद खुलता है कि आए बापी हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है, हमको तो फिर से 6 से लेकर के 12 तक एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। नए गधा काहे पढ़ना पड़ेगा, तुम अभी से ध्यान दो ना। फेज 2 में हम लोग फील करेंगे, हार्ड लेवल के क्वेश्चंस को करेंगे और ये समझेंगे कि अगर कोई भी जॉब में, कोई भी सरकारी नौकरी में, कंपटीशन में अगर ये चैप्टर पूछता है तो उससे कैसे क्वेश्चंस रहते हैं। बात समझ में आ रही है? हम लोग पूरे मैथ 8, 9, 10 को फिलहाल 2 फेज में पढ़ रहे हैं। 9, 10 का तो एक एक फेज कंप्लीट हो गया है, अभी 8 का एक फेज कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इसका दूसरा फेज स्टार्ट होगा। और दोनों फेज में हम लोग क्या करने वाले हैं? तो फर्स्ट फेज में हम लोग बेस को मजबूत करेंगे, बेसिक चीज़ों को एकदम आराम से बेहतरीन तरीका से समझेंगे। और फेज 2 में हम लोग फील करेंगे। क्या फील करेंगे? तो मैथ के जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन चल जाएंगे उस चैप्टर में, उस क्लास में। हर एक क्लास का अपना अपना होगा, जिस क्लास में आप हैं उस क्लास में फेज 2 में हम लोग फील करेंगे कि इस क्लास में इस चैप्टर से हार्ड कितना क्वेश्चन पूछ सकता है। और उसके बाद हम लोग फील करेंगे कि अगर हम लोग नौकरी की तैयारी आने वाले समय में करते हैं तो वो इसी चैप्टर से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस को पूछता है।
ठीक है, अभी से आप एक बार आपके दिमाग में ये बात चल जाएगा, आपका दिमाग खुल जाएगा, तो जब आप कोई भी नौकरी का तैयारी कीजिएगा ना बबुआ, गर्दा मचा दीजिएगा, हम गारंटी देते हैं। समझ में आ रहा है? फिर मजा आएगा। आप अभी से 5 साल बाद फिर से हमको याद कीजिएगा, अगर आप अभी से सही पढ़ लीजिएगा ना, वो पढ़ाई कभी कोई नहीं भूलता है। अगर कोई भूल रहा है तो माँ गधा है, वो आप बहुत अच्छा फील कीजिएगा कि अरे यार पढ़े थे वो 30 मिनट समय दे करके ना, बहुत यहीं पे काम आ रहा है। और 100% हम बताते हैं, बिहार में जो कोई भी जॉब हो बिहार के रिलेटेड, सब में जो भी पूछता है ना भाई वाह यही रहता है, इससे बाहर कुछ नहीं रहता है, तुम यही पढ़ तो लो एक बार अच्छा से। तो ये करेंगे हम लोग। फेज़ 2 और फेज़ 1 के चीज़ों को आप बेहतरीन से समझिए और लास्ट तक बने रहिए और पूरा वीडियो जरूर देखिए। इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। फेज़ 1 फेज़ 2 जो हम अभी करवाने जा रहे हैं, बहुत यूनिक, सबसे अलग। कोई भी स्टूडेंट जैसे कि देखता है वीडियो तो वो क्या खोजता है, क्या सोचता है, यही सोचता है कि अलग क्या है ना। तो अलग यही है कि कोई भी जो भी आप जहाँ भी पढ़ रहे होंगे, बस वो गधा की तरह आपको चीज़ों को रटवाएगा, गधा की तरह बताते जाएगा, बस हो गया ये नहीं। हम फील करवाना चाहते हैं। आप स्क्रीन के, हम कैमरा के इस पार हैं, आप स्क्रीन के उस पार हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हर एक टॉपिक को, हर एक कॉन्सेप्ट को, चाहे साइंस हो चाहे मैथ, उसको फील कर पाए, है ना। मेरा यही मकसद है, फील करवाना। और साथ में दूसरा मकसद ये भी है कि अभी आपको दोनों फेज देख के चलना है, चलिएगा, तब आपको फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। ये बात है, कौन सी बात है कि अगर अभी आप बेसिक के साथ साथ थोड़ा हार्ड लेवल देख करके ये भी फील करते जाते हैं कि अगर कल को आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो कैसे कैसे चीज़ें पूछेगा, बहुत काम आएगा। अभी से आप दिमाग में लेकर के नहीं चलिएगा, बहुत कंपटीशन है, गर्दा कंपटीशन है, आप कैसे कुछ कर पाइएगा। देखिए, और दूसरी बात ये भी है कि आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, बिहार बोर्ड का स्टूडेंट कन्फर्म ही कंपटीशन की तैयारी करता ही है ना। तो इसके लिए आपको ये सब पहले से मजबूत करके रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम लोग अपने कॉन्सेप्ट के बारे में कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले थे जिसका नाम है 8 क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट। 8 क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जो कि एनसीईआरटी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। आप कोई भी पब्लिकेशन फॉलो कीजिए, उसमें देखिए रेशनल नंबर करके चैप्टर होगा, यानी परिमेय संख्या करके चैप्टर होगा। हम फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी इससे बड़ा कोई ना ही बोर्ड है ना ही कोई और पब्लिकेशन है। एनसीईआरटी से बड़ा ना कोई बोर्ड है ना कोई पब्लिकेशन है, चाहे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड आप हों, उससे मतलब नहीं है। सबसे बड़ा यही है, इससे बड़ा कोई नहीं है। तो ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो इससे छोटा तो सब पढ़िए लीजिएगा, इससे छोटा तो सब बनाइए लीजिएगा। इसीलिए हम ये बताते हैं, सारा बोर्ड कोई भी हो, बिहार का हो आप, यूपी के हो, कॉन्सेप्ट तो वही पढ़ना है ना ब्रदर। हाँ, और जहाँ तक ये लेवल हाई रहता है, एक बार ये पढ़ लीजिएगा तो आगे आपको सब कुछ समझ में आएगा। परिमेय संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर, होता क्या है और इसकी जरूरत कहाँ पड़ी। तो सबसे पहले आपको परिमेय संख्या जानने से पहले ये बातें पता होना चाहिए। कौन कौन बातें पता होना चाहिए जो हम अभी बताने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फिर चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। आज हम क्या सीखेंगे, आज हम क्या पढ़ेंगे, आप क्या यूनिक पढ़ाने वाले हैं। संख्याओं की आवश्यकता और परिमेय संख्या क्या है जो पढ़ेंगे। गणितीय गुणधर्म पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग संवित, क्रम विनिमयता और साचारता का नियम पढ़ेंगे। 0 और 1 का जादू पढ़ेंगे, तत्समक। फिर वितरकता पढ़ेंगे, वितरकता का नियम क्या होता है और असमान गणनाएं क्या है। ये सब कुछ आप जब 8 में पहुंच गए हैं तो ये सब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको परेशान करेगा, लेकिन इसके अंदर जब इस टॉपिक को आप पढ़िएगा तो बहुत आसानी से आप चीज़ों को समझ पाइएगा, बहुत आराम से समझ जाइएगा। बस थोड़ा सा ये टॉपिक का नाम थोड़ा सा परेशान कर सकता है, लेकिन इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन है बहुत आसान रहेगा। अब समझते हैं हमें कि हमें परिमेय संख्या की आवश्यकता क्यों पड़ा। अब देखो, ये तब हम तभी बताएंगे आपको कि हमें परिमेय संख्याओं की आवश्यकता क्यों है। इससे पहले जब आपको पता होगा, क्या क्या पता होगा, हम आपको ये स्लाइड, यानी कि हमें परिमेय संख्या की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये तभी पढ़ाएंगे जब आप पहले कुछ चीज़ें जानते हों। कौन सी चीज़ें? आप भी हाथ ऐसे मोड़ लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए और कलम निकाल लीजिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राकृत संख्या क्या होता है, एकदम शॉर्टकट में हम लोग इसको समझेंगे। दूसरा, आपको पता होना चाहिए पूर्ण संख्या क्या होता है। तीसरा, आपको पता होना चाहिए परिमेय संख्या क्या होता है। जब ये तीनों पता रहेगा तभी हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो देखिए, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है? कुछ नहीं होता है। हम लोग संख्या पढ़ रहे हैं तो बहुत तरह के संख्या पढ़े हैं, माइनस वाले संख्या, 0 प्लस वाले संख्या पढ़े हैं ना। तो ये सारा संख्या को कैटेगराइज किया गया है। कैटेगराइज किया गया है मतलब कि अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है 1 से लेकर के
अनंत तक जितना संख्या है सभी के की बोलेंगे बबुआ, तो प्राकृत संख्या। ज्यादा कुछ परिभाषा नहीं रटना है, कुछ नहीं, बस आपको फील करना है कि एक से लेकर के अनंत तक जितना संख्या है सभी को हम लोग प्राकृत संख्या बोलेंगे। हाँ या ना, समझ में आया या नहीं? बस कैटेगराइज किया गया ब्रदर कि यहाँ से यहाँ तक के प्राकृत संख्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक को पूर्ण बोलेंगे, यहाँ से, बस यही। इसके अलावा तुमको रटना वटना कुछ नहीं है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है गिनती जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं ना, तो इसलिए कहा जाता है गिनती की संख्या को। लेकिन हम क्या बोले थे स्टार्टिंग में आपको, हम पढ़ाई को इस तरह से बनाना चाहते हैं कि वर्ड्स हार्ड ना यूज हो, और जो अपना 10% भी दे, 1% भी हम कहें ना, 1% भी आप अपना दीजिए और आपको पढ़ाई समझ में आएगा। और पहले का जमाना था कि जब तक आप टोटली 90% नहीं देते थे तब तक आप पढ़ नहीं पाते थे, इसीलिए कुछ ही लोग पढ़ते थे और बाकी लोग कुछ और ही काम करते थे। लेकिन अब का समय सब पढ़ता है, सब बढ़ता है ना, सबको पढ़ना चाहिए, सबको बढ़ना चाहिए। तो ये तभी हो पाएगा जब हम चीज़ों को बहुत आसान तरीके से समझाएंगे, यानी टीचर्स आपको चीज़ों को बहुत एकदम नॉर्मल वे में समझाएंगे, ना कि आपको महंत बना दिया एक के बारे में कि बुझाई नहीं रहा क्या बता रहे हैं। तो देखिए हम लोग प्राकृत संख्या को समझ गए कि कुछ नहीं है, एक से लेकर के जितना संख्या है सबको प्राकृत संख्या बोलेंगे। और इसी में अगर जीरो ऐड कर दें, जोड़ना नहीं है, मतलब कि इसके ग्रुप में जीरो को भी डाल दें, यानी जीरो से लेकर के जितना संख्या है उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे, और एक से लेकर के अनंत तक, ई वाला के मतलब समझ रहे हैं ना, इसका मतलब होता है इन्फिनिटी, अनंत का साइन है, 8 को सुला दो, ये है इन्फिनिटी, अनंत का साइन। यानी कि एक से लेकर के अनंत तक की संख्या को हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या, और 0 से लेकर के अनंत तक को हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब हम लोग समझते हैं कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं। देखिए परिमेय संख्या बहुत आसान है, कैसे समझेंगे परिमेय संख्या? अरे यार गड़बड़ा गया, परिमेय संख्या तो हम आगे बताएंगे, आगे जैसे कि हम स्लाइड में लेकर के आए ना कि परिमेय संख्या का आवश्यकता क्यों पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा, परिमेय संख्या तो आगे बताएंगे, उससे पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि पूर्णांक क्या होता है। क्या पढ़ना पड़ेगा? पूर्णांक यानी कि इंटीजर। तो देखिए पहले 1 से स्टार्ट किए थे ना, 1 से अनंत तक को हम लोग क्या बोले थे? प्राकृत संख्या। ध्यान दो, 1 से अनंत तक को प्राकृत संख्या, फिर 0 ऐड कर दिए, 0 से अनंत तक को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। अब देखो इसमें माइनस के नंबर्स ऐड कर देंगे, जितना भी ऋणात्मक नंबर होगा, -1, -2, -3 या फिर 0 ना तो नेगेटिव नंबर है ना तो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। इधर को हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक संख्या, इधर को क्या बोलते हैं? ऋणात्मक संख्या। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक संख्या। इधर को हम लोग बोलते हैं धनात्मक संख्या। क्या बोलते हैं? धनात्मक संख्या। इधर को हम लोग बोलेंगे धनात्मक संख्या, इधर को बोलेंगे ऋणात्मक संख्या, इधर को बोलेंगे धनात्मक संख्या। और 0 जो है ना ऋणात्मक संख्या ना धनात्मक संख्या, ये न्यूट्रल नंबर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 0 ना तो ऋणात्मक संख्या है ना तो धनात्मक संख्या, 0 न्यूट्रल नंबर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग को याद कैसे रखना है कि 1 से लेकर के अनंत तक के जितना संख्या है सबको परिमेय प्राकृत बोलेंगे, और 0 से लेकर के अनंत तक जितना है सबको पूर्ण बोलेंगे, और फिर ऋणात्मक, धनात्मक, माइनस वाला, प्लस वाला, 0 सभी मिला करके जितना संख्या है सभी को हम लोग पूर्णांक बोलेंगे। यही तो कैटेगराइज करके आपको ऐसे वर्गीकृत करके याद रखना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, दिमाग में एकदम बैठा लो। 1 से स्टार्ट हुआ प्राकृत, 1 से स्टार्ट हुआ सभी प्राकृत, 0 से स्टार्ट हुआ 0 से सभी प्राकृत पूर्ण, 1 से सभी प्राकृत, 1 से सब प्राकृत, 0 से सब पूर्ण। फिर ऐसे याद करो, पूर्णांक, ऋणात्मक, 0, धनात्मक, सब क्या हो गया? पूर्णांक। अब पूर्णांक तक ठीक है, लेकिन अब हम लोग समझेंगे कि क्यों आवश्यकता पड़ा इसका। ये जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, हमें परिमेय संख्याओं की आवश्यकता क्यों है। तो देखो सबसे पहली बात, हम लोग छोटा छोटा समीकरण सॉल्व कर करके देखते हैं कि जब हम लोगों के पास x + 5 = 11 था, तो x बराबर क्या हो गया? 6। यानी कि 5 को उधर भेज दिए तो 11 में 5 घट गया तो 6 आ गया। सिंपल वे में हम लोग समझेंगे क्या किए हैं, x बराबर 11 उधर था, इधर 5 को भेज दिए तो घट गया, 6 बचा, यानी कि 6 आया। तो 6 कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या है। फिर अगर x + 18 = 5 लिए थे तो x बराबर 5 - 18 कर दिए तो 5 में से 18 गया तो -13 आया, कि निगेटिव नंबर आ गया, ऋणात्मक संख्या आ गया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्णांक। लेकिन अगर हम लोग 2x = 3 लेते हैं तो x का वैल्यू 3/2 आता है। कहने का मतलब है बेचारा 2x बराबर लिया 3 और x का वैल्यू निकाले लगा तो 3 के नीचे आ गया 2, 3 आ गया 2। अब बताओ कैसे हम लोग समझेंगे? ये तो ना तो पूर्णांक है ना तो ये प्रकृत है। देखो तो हम लोग क्या पढ़े थे अभी तो हम लोग पढ़े थे कि 1 से लेकर के अनंत तक को प्राकृत बोलेंगे, 0 से लेकर के अनंत तक को हम लोग पूर्ण बोलेंगे, -3 से ये सब को बोलेंगे क्या? तो ये सब को बोलेंगे पूर्णांक। लेकिन ये बटा कहाँ से आ गया? ये सब को क्या बोलेंगे भैया? तो यही बटा वाला जो नंबर आया है ना, इसी को हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यहीं से परिमेय संख्या जन्म होता है। परिमेय संख्या का जन्म यहीं से होता है, यानी कि सीधा नंबर ना, बटा वाला जब आ गया ना तो इसी को हम लोग क्या बोल दिए? परिमेय संख्या। जब बटा वाला आ गया इसी को हम लोग क्या बोल दिए?
परिमेय संख्या। बटा वाला को क्या बोल दिए? परिमेय संख्या। अब बटा वाला को परिमेय संख्या बोल दिए, अब कैसे कैसे निकाले देखें। पहले प्रकृत आया, फिर ज्यादा आया तो ऋणात्मक आया यानी पूर्णांक आया, या फिर अब बटा में आ गया तो इसको क्या बोलेंगे? तो यही हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। अब कैसे होगा आइए डिटेल में समझते हैं। परिमेय संख्या क्या है? तो परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में रहता है। परिमेय संख्या कैसे रहता है? P बटा Q के रूप में, जहां पे P क्या रहेगा? तो P भी पूर्णांक रहेगा और Q भी पूर्णांक रहेगा। बस शर्त यह है कि Q बराबर 0 कभी नहीं होगा। मतलब कि आप कुछ भी लिखिए, कुछ भी लिखिए, कुछ भी लिखिए, बस निचौवा में 0 नहीं लिख सकते, तब परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या बोल रहा है? सबसे पहली बात, P पूर्णांक है, Q पूर्णांक है, कहने का मतलब है कि P और Q ये वाला नंबर है, ये वाला या तो माइनस वाला होगा या तो प्लस वाला होगा या तो 0 होगा। लेकिन साथ में ये भी आपको बोल रहा है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए Q बराबर 0 कभी भी आएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। यानी कि अगर हम लिख देते हैं 8/5 परिमेय संख्या है, 6/4 परिमेय संख्या है, 3/4 परिमेय संख्या है ना। हम अगर लिखते जाते हैं ऐसे, देखो बबुआ, 3/4, 5/4 बराबर नहीं कॉमा, 6/7, 8/4, 9/3। अब इसके अलावा अगर लिख दे 0/4 तो ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन 4/0 ऊपरवा में 0 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचौवा में 0 आ गया तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं कि नीचों में 0 आ गया, ऊपर में तो 0 आएगा तो चलेगा, और ऊपर में पूर्णांक है, नीचे में भी पूर्णांक है, लेकिन नीचे में 0 नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए इसको समझते हैं। हम लोग समझते हैं कि P बटा Q में Q बराबर 0 क्यों नहीं होना चाहिए। देखो, तो जब हम लोग 0/5 लिखे तो ये तो परिमेय संख्या है, ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ? 0/5 का मतलब क्या हुआ? जैसे कि हम लिखे 4/2, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से 4 में भागा 2, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, कट गया कट गया कट गया, आंसर आ गया 2। नीचे से ऊपर में भागा देना, ये ना मतलब होता है। 0/5 का मतलब क्या हुआ कि 5 से 0 में भागा 2, तो 5 को 0 से लगा तो 5 से 0 जा 0, 0 0 कट गया, 0 आ गया आंसर। यानी कि 0/5 को हम लोग 0 लिखेंगे, जो कि सही है। लेकिन जब बोलते 5/0 तो आओ नीचे से ऊपर में भागा 2 भागा, बताओ 0 में कितना गुना करे कि 5 आ जाए? ऐसे करके इसको याद रखेंगे कि क्यों नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। बताओ 0 में कितना गुना करेंगे 5 आ जाए? 0 में 5 गुना करो तो 0 ही आएगा, 10 1000 करोड़ कुछ गुना करो तो 0 ही आएगा, आएगा ना जी। तो इसीलिए ये चलते चल जाएगा अनंत, यानी कि 5/0 का मान जो है वो अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित। और 5/0 का मान अपरिभाषित होता है, इसीलिए हम लोग Q बराबर 0 नहीं मानते हैं। Q बराबर 0 आ गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा, इसीलिए हम लोग Q बराबर 0 नहीं लेते हैं। Q बराबर 0 आ गया तो वो जो है परिमेय संख्या नहीं होगा। और P/Q को परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ पे P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 2/3 हो गया, -5/7 हो गया, 4/1 हो गया। 0, -2 और 4 भी परिमेय संख्या है। अब जैसे कि लिख दिए हैं 0/1 भी परिमेय संख्या, हम पीछे बता दिए थे। अब जैसे कि लिख दिए -2, खाली -2, तो क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि कुछ नहीं है तो नीचे 1 लिख सकते हैं। 8 परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, कुछ नहीं है तो नीचे 1 लिख सकते हैं। तो ये जो बटा वाला नंबर आया है ना, समझ रहा है ना विनोद, ये जो बटा वाला नंबर आया है इसको हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। अब देखो आगे हम लोग समझेंगे, बहुत आसान आसान सी चीजें हैं। अब हम लोग समझेंगे संयुक्त गुणधर्म, क्लोजर प्रॉपर्टी। दो परिमेय संख्याओं को मिलाने पर क्या परिमाण होता है, यानी दो परिमेय संख्या को अगर मिलाएंगे तो क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले याद रखना है तुम लोगों को कि अगर दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो आएगा वो भी परिमेय संख्या होगा। हाँ लिखा हुआ मतलब परिमेय संख्या होगा, नहीं लिखा हुआ तो परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो जो आएगा वो क्या आएगा? परिमेय संख्या आएगा। दो नंबर कोई भी दो परिमेय संख्या ले करके देख लो, जैसे कि 5/4 प्लस 3/4, दोनों परिमेय है ना, जोड़ के देख लो, परिमेय संख्या ही आएगा। फिर है व्यकलन। व्यकलन मतलब घटाव। अगर दो परिमेय संख्या को हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं, व्यकलन करते हैं, तो क्या परिमेय संख्या आएगा? बिल्कुल हाँ। यानी कि अगर दे दे 3/4 -2/4, कुछ भी ले लो और घटा के देख लो, जो आएगा वो भी क्या आएगा? परिमेय संख्या ही आएगा। फिर है मल्टीप्लिकेशन। अगर दो परिमेय संख्या को गुना करेंगे तो क्या परिमेय संख्या आएगा? बिल्कुल आएगा। जैसे कि मान लो 8/4 गुने 2/4 गुना करो, जो आएगा वो भी क्या आएगा? परिमेय संख्या ही आएगा। यहाँ पे जो जो लिख रहे हैं सब कर करके देख लेना तुम, ठीक है। अब लास्ट है भाग। तो भाग में याद रखना है कि हमेशा भाग देने पर परिमेय संख्या ही नहीं आएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब हम लोग भागा करते हैं कोई भी संख्या से 0 में, यानी कि देखो समझो क्या क्या बोल रहे हैं।
कभी भी दो परिमेय संख्या जोड़ेंगे परिमेय आएगा, बिल्कुल आएगा। कभी भी दो परिमेय संख्या घटाएंगे परिमेय आएगा, बिल्कुल आएगा। कभी भी दो परिमेय संख्या गुना करेंगे परिमेय आएगा, बिल्कुल आएगा, बिना सोचे बोलना। लेकिन जब दो परिमेय संख्या को भाग देंगे तो ये कंफर्म नहीं है कि परिमेय ही आएगा। समझ में आ रहा है? आ भी सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है कि परिमेय आएगा। कौन सा सिचुएशन में नहीं आएगा? तो जब हम लोग देखो 0 से भागा देते हैं कोई भी संख्या में, तभी अभी बताए हैं ना पीछे 5/0, a/0 का मतलब वो 5/0 भागा देंगे तो बताओ वो आएगा परिमेय संख्या? नहीं। तो ये हमारा अपवाद हो जाएगा कि भाग देने पे नहीं, लेकिन उसके अलावा ये तीनों आता है। ये था हमारा बहुत आसान सा चीज। उसके बाद हम लोग समझेंगे क्रम विनिमयता क्या होता है। अब यहाँ से परिमेय संख्या का टॉपिक खत्म होता है और अब आ जाता है क्रम विनिमयता क्या होता है। क्रम विनिमयता को हम लोग कैसे समझेंगे? क्रम विनिमयता कहता है ना बबुआ कि क्रम को अगर विनिमय कर दे, इस वर्ड को अगर हम लोग तोड़े, इसका मतलब है क्रम को विनिमय कर देना, क्रम को अलग अलग कर देना, तोड़ देना। मतलब ये है क्रम विनिमयता, मतलब जैसे कि 4 + 8 है और इसको 8 + 4 कर दिए तो क्रम को विनिमय कर दिए, क्रम को अलग अलग कर दिए। तो क्रम विनिमयता में हम लोग को चेक करना है कि अगर दो संख्या है और दोनों संख्या को जोड़ रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं और साथ में उसका क्रम विनिमय कर दिए, यानी 4 + 8 किए और फिर 8 + 4 कर दिए, तो क्या जो आएगा वो दोनों बराबर आएगा? जो है क्रम विनिमयता। मतलब जैसे कि सबसे पहले क्रम विनिमयता का योग नियम है। क्रम विनिमयता का योग नियम ये कहता है कि अगर हम लोग a + b को जोड़ते हैं या इसी को पलट करके b + a को जोड़ते हैं तो क्या ये समान रहते हैं? तो हम लोग को याद रखना है बिल्कुल रहते हैं। अब यहीं से ये जिंदगी भर रूल चलेगा। कभी भी क्रम विनिमयता में, यानी कि अगर दो संख्या को हम लोग जोड़ रहे हैं और उसके क्रम को बदल देते हैं तो जो संख्या आएगा वो भी समान आएगा। पहला रूल ये कहता है कभी भी दो संख्या को हम लोग जोड़ रहे हैं और उसके क्रम को बदल देते हैं, उसके क्रम को क्या करते हैं? बदल देते हैं, तो जो आएगा वो क्या होगा? वो भी समान आएगा। अब गुना में, तो गुना में भी जब हम लोग क्रम विनिमय गुना में भी कर देते हैं, यानी a बिना गुने b, b गुना a, तब वो जो आएगा वो समान आएगा। अब देखो ये दोनों को कैसे समझेंगे? ये दोनों हम इधर तो बोल दिए, इधर समझ लेते हैं। कहने का मतलब ये था भाई कि 8 + 2 था तो कितना आया? 10। अब इसको क्रम विनिमय कर दो, बदल दो, 2 + 8 कितना आएगा? 10। कभी भी तुम देख लो, कोई भी जोड़ है उसको बदल के देख लो, सेम आता है कि नहीं? वही है क्रम विनिमयता का योग का नियम। फिर है गुना का नियम कि अगर 2 × 4 है, 4 × 8, अब बदल दो इसको, 4 × के सेम ही आएगा। यही है क्रम विनिमय का वो दोनों नियम जो हम बताए हैं कि अगर जोड़ में उसके क्रम को बदल भी देते हैं तो समान आएगा, गुना में उसके क्रम को बदल भी देते हैं तब भी समान आएगा। ये था हमारा ये नियम। अब इसके बाद है व्यकलन का नियम। व्यकलन का नियम कहता है कि अगर दो संख्या को घटा रहे हैं और उसके क्रम को बदल देते हैं तो क्या वे समान आएगा? नहीं, समान नहीं आएगा। यानी कि अगर हम लोग घटाएंगे और भागा देंगे और उसको क्रम विनिमय कर देंगे, उसके क्रम को बदल देंगे तो वो समान नहीं आता है, लेकिन जोड़ और गुना करते हैं तो समान आता है। जैसे अभी हम लोग इसको क्या किए? जोड़े तो समान आया ना, समान, जोड़े तो समान आया, गुना भी किए तो समान आया। लेकिन इसी को अगर हम लोग घटाएंगे, जैसे कि 4 - 2 है तो 4 में से 2 गया, 2 बचा, लेकिन क्रम को बदल दो, क्या कर दो? 2 - 4 कर दो, तो 2 में से 4 गया तो कितना बचेगा? तो -2 बचेगा। यानी कि घटाओ में समान नहीं आता है क्रम विनिमय करने पर। या फिर भागा है, 4 में से 2 में भागा दो तो कितना आएगा? 2 आएगा। या 2 में भागा दो 4 से तो कितना आएगा? तो 0.5 आएगा। यानी कि अभी भी समान नहीं आ रहा है। बात समझ में आ रही? बात यानी भागा जब करेंगे और भागा करके उसके क्रम को अगर बदल देते हैं तो वो समान नहीं आता है। हम लोग को देखो ये जो क्रम विनिमयता नियम है, ठोक ठेठा के जो बोल रहे हैं सुनो और उतनी समझो और उतनी लिखो। क्रम विनिमय जो ये नियम है ये हम लोगों को बस समझाने के लिए आया है कि अगर दो जोड़ रहे हैं और जोड़ को अगर उसके क्रम को बदल देते हैं, देखो इधर किए है ना, जोड़ रहे हैं, जोड़ के क्रम को बदल देते हैं, 8 + 2 को 2 + 8 लिख दिए तो बदलाव नहीं होगा। अगर 2 × 4 को 4 × 2 लिख दिए तो बदलाव नहीं होगा। लेकिन कहता है कि जब घटाएंगे और उसके क्रम को बदलेंगे तो अलग आएगा। जैसे 4 - 2 2 आया, लेकिन 2 - 4 -2 आया तो अलग आया ना जी। एक माइनस में आया, एक प्लस में आया। अब तुम लोग को ये भी समझना है कि माइनस और प्लस का संख्या समान कभी नहीं होता है। किसी को ये भी लगता है कि -2 + 2 तो बराबर नहीं होगा, खाली माइनस दे दिया और ऐसे होगा, होगा ओखरी से होगा, अलग है दोनों, है ना। यानी कि घटाव और गुना में क्रम विनिमयता का नियम नहीं लगेगा। यानी घटाव और गुना अगर क्रम बदल के करते हैं तो वो समान नहीं आएगा, लेकिन जोड़ और गुना करेंगे क्रम बदल करके तो वो समान आता है। समझ में आया? ये था हमारा क्रम विनिमयता का नियम। इसको अभी हम लोग क्या पढ़े? क्रम विनिमयता के नियम। और क्रम विनिमयता के नियम में हम लोग सीखा और याद रखेंगे कि जब क्रम बदल करके जोड़ करते हैं तो वो समान आता है। जब क्रम बदल करके जोड़ करते हैं तो समान आता है, क्रम बदल करके गुना करते हैं तो समान आता है, लेकिन क्रम बदल करके अगर घटाव करते हैं तो वो समान नहीं आता है। फिर आगे हम लोगों को पढ़ना है साहचर्यता का नियम। साहचर्यता का नियम क्या होता है जो देखो,
बहुत आसान सा है साहचर्यता का नियम। साहचर्यता का नियम कहता है क्या समूह बदलने पर उत्तर बदल जाता है, केवल योग और गुणन के लिए सत्य है। देखो ये भी केवल जोड़ और गुणा के लिए सही है, ये भी घटाव और भागा में नहीं लागू होगा। कौन सा नियम? साहचर्यता का नियम। साहचर्यता का नियम बहुत आसान है कि अगर ए और बी प्लस सी को एक ग्रुप में दिए थे, ए प्लस किए और बी प्लस सी को एक ग्रुप में दिए थे, तो जो जोड़ेंगे वो ए प्लस बी और सी को ग्रुप से बाहर निकाल दिए, जो आएगा क्या समान आएगा। ये है जोड़ और गुना। भाग और घटाव में यह नियम नहीं कर सकता है। अब देखो ये दोनों समझाएंगे हम, पहले समझ लो कि ये नियम जो है साहचर्यता का नियम, ये जोड़ और गुना में लागू होगा और भाग और घटाव में नहीं होगा। अब देखो कैसे। जैसे मान लो यहाँ पे हम लिए 4 + 8 + 2, तो इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो 4 + 8 और 2 10, 10 और 4 14। या ग्रुप को बदल दो। ग्रुप को कैसे बदलेगा, अब कर दो 4 + 8 ब्रैकेट में रख दो +2, तो 8 4 कितना होगा 12 और +2 कितना होगा 14। बिल्कुल, यानी कि ये हमारा साहचर्यता का नियम जोड़ में लागू होता है। गुना में देखो, अगर 2 × 4 × 2 है और इसको ब्रैकेट में कर दिए हैं, तो इसको 4 दूनी के कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा ये 2 × 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16। फिर क्रम को बदल दो, 2 × 4 × 2, ये क्रम को बदल दिए 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8 × 2, 8 दूनी के 16, बिल्कुल बराबर आया ना। यानी समझना है हम लोगों को कि गुना करेंगे या जोड़ करेंगे तो ये जो नियम है साहचर्यता का नियम ये लागू होगा, लेकिन घटाव करेंगे और भागा करेंगे तो ये लागू नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल देख करके भी आप कर सकते हैं जब हम लोग हार्ड लेवल का क्वेश्चन करेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे। अब हम लोग को समझना है 0 और 1 का जादू। यहाँ तक समझ में आया? थोड़ा स्पीड है तो आपको रिपीट करना पड़ेगा 1 से 2 बार, आराम से देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब बताइए कि यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। और यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो अब हम लोग सीखेंगे कि 0 और 1 का क्या जादू है। 0 और 1 का क्या जादू, क्या सीखेंगे? 0 और 1 का क्या जादू है। देखो 0 और 1 का जादू बताते हैं। 0 को कहते हैं योग्य तत्समक। योग तत्समक कहने का मतलब है संख्या में 0 अगर जोड़ते हैं तो वो संख्या नहीं बदलता। इसी को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। योग्य तत्समक आपको बताता है इसमें 0 का जादू चलता है, और 0 का जादू ये है कि अगर कोई संख्या में 0 को जोड़ते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस पूरा चैप्टर में क्या पढ़ना है, छोटा छोटा सा पॉइंट पढ़ना है, छोटा छोटा सा बात याद रखना है। तुम याद तो रखो बस यही। यानी हम लोग को ध्यान रखना है योग्य तत्समक आपको ये बताता है कि कोई संख्या में जब 0 जोड़ते हैं तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई संख्या में अगर 0 घटाते हैं, अगर कोई संख्या में 0 जोड़ते हैं या 0 में कोई संख्या जोड़ते हैं, कोई संख्या में 0 जोड़ते हैं या 0 में कोई संख्या जोड़ते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब गुणात्मक आइडेंटिटी, 1 का गुणात्मक आइडेंटिटी क्या है कि संख्या 1 से गुणा करने पर कोई भी संख्या नहीं बदलती है। दोनों योग तत्समक गुणात्मक तत्समक क्या है, तो योग तत्समक में ये होता है कि कोई संख्या है उसमें अगर 1 हम लोग जोड़ते हैं तो वो नहीं बदलता है। गुणात्मक तत्समक में ये होता है कि कोई संख्या है अगर उसमें 1 गुना करते हैं तब वो नहीं बदलता है। दोनों समझ में आया? योग तत्समक क्या है? कोई संख्या है उसमें अगर 0 जोड़ते हैं, कोई संख्या है अगर उसमें 0 जोड़ते हैं, कोई संख्या है अगर 0 उसमें जोड़ते हैं तो वो नहीं बदलता है। कोई संख्या है उसमें 0 जोड़ते हैं तो वो नहीं बदलता है, इसको हम लोग योज्य तत्समक को बोलते हैं। और कोई संख्या है अगर 1 उसमें गुना करते हैं और वो नहीं बदलता है, इसको गुणात्मक तत्समक बोलते हैं। बात समझ में आया? या नहीं आया जो बताइए, बात समझ में आया या नहीं आया? अब देखो इसमें हम लोग समझते हैं कि योज्य तत्समक गुणात्मक तत्समक और क्या क्या चीजें और एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। और एक्स्ट्रा ये पढ़ सकते हैं कि कोई संख्या है उसमें अगर 0 जोड़े तो नहीं बदलेगा। कोई संख्या है उसमें अगर 0 गुना किए तो क्या हो जाता है 0। दुनिया में कोई भी नंबर हो 0 गुना करेंगे तो क्या हो जाता है 0। कोई संख्या है 0 जोड़े नहीं बदला, कोई संख्या है 0 गुना किए तो वो 0 हो गया। कोई संख्या है उसमें 1 गुना किए तो वो नहीं बदलेगा। ये सारा बात आपको छोटा छोटा पॉइंट याद रखना है। अब हम लोग समझते हैं वितरकता क्या होता है। वितरकता, गुना को योग या घटाओं में बांटना ही वितरकता कहलाता है। गुना को योग या घटाओं में बांटना ही वितरकता कहलाता है। जैसे हम समझेंगे कि a × b + c था, तो a को क्या किए बारी बारी से बांट दिए, a को b भी ले लिया, a को c भी ले लिया, इसी को वितरकता कहते हैं। a × b - c था तो बारी बारी से बांट दिए, a को b भी ले लिया, a को c भी ले लिया, तो ab - ac ab + ac हो गया। इसी को हम लोग वितरकता कहते हैं। अब देखो वितरकता को हम लोग डिटेल में समझते हैं। वितरकता बहुत आसान चीज है, बस आपको समझना होगा। क्या समझना होगा? देखो जैसे कि मान लो 4 × 5 + 6 हो गया, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं?
इसको वितरकता का नियम लगा करके सोल्व करते हैं कि इसको पहले इसमें गुना करो और इसको पहले सोचो। 8वां क्लास में कितना बेसिक बेसिक बात तुमको पढ़ना है, एकदम बेसिक बेसिक छोटा छोटा बात तुमको याद रखना है और पढ़ना है। क्या करना है, इस 4 को इस 5 में गुना करो, इस 4 को इस 6 में गुना करो। तो 4 को 5 में गुना करो, 4 गुने 5, और 4 को 6 में गुना करो, 4 गुने 6। अब लिखो 4 पचे 20, 4 पचे 20, 4 पचे 20 प्लस 6 चक 24, जोड़ो दोनों को तो कितना हो जाएगा 44। यही है वितरकता का नियम। यही घटाव में दे देगा 4 - 6 - 3, 4 × 6 - 3, 4 × 6 - 3। 4 को एक बार इसमें गुना करो, फिर 4 को एक बार इसमें गुना करो। इसमें गुना करो तो 4 गुने 6, 4 गुने 6 तो 6 चक कितना हो जाएगा माइनस, इसमें फिर -3 गुने 4 करो तो 6 चक कितना हो गया 24, -3 चक 12, 24 में से 12 का कितना आ गया आंसर 12। यही है वितरकता का नियम। बारी बारी से बांटना ही वितरकता का नियम कहलाता है। जब भी इस तरह का संख्या दे देगा 6 × 5 + 7, जब भी ऐसा संख्या दे दिया है इस तरह से तो इसको हम लोग वितरकता करते हैं, बांटते हैं। 6 को 5 को दिए, 6 को 7 को दिए और गुना किए, जैसे यहाँ पे करके बता दिए हैं आपको। अब एक क्वेश्चन अब बना करके बताइएगा, 8 × 6 - 7 क्या होगा? 8 × 6 - 7 क्या होगा? ये वितरकता का नियम है, ऐसे समझना है हम लोगों को। वितरकता नियम बारी बारी से बांटता है, या तो जोड़ में या तो घटाव में। इस नियम से कठिन गणनाएं आसान हो जाती है, इस नियम से कठिन गणना आसान हो जाता है। जैसे -3/4 गुने 2/5 प्लस -5/6 था, तो बारी बारी से इसको क्या कर दिए, गुना कर दिए। एक बार इसमें गुना कर दिए, एक बार इसमें गुना कर दिए। -3/4 गुने 2/3 और -3/4 गुने -5/6, बारी बारी से गुना करके इसको सोल्व कर देंगे तो आसान हो गया। वितरकता का नियम यही है, बारी बारी से बांटना। बस सीमित चीजें हैं, सीमित वर्ड में ही हम बोल रहे हैं और आपको सीमित वर्ड में ही सीख जाना है। वितरकता क्या है, बारी बारी से बांट देना, इससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो गुणधर्मों का उपयोग करना आसान गणना के लिए। जितना गुणधर्म हम लोग पढ़े हैं, कितना गुणधर्म पढ़े हैं देख लो। पहला संख्याओं का गुणधर्म में सबसे पहला हम लोग क्या पढ़े थे? सबसे पहला हम लोग पढ़े हैं कि क्रम विनिमयता क्या होता है। क्रम विनिमयता यानी क्रम को बदल देना। दूसरा हम लोग पढ़े थे सहचारिता का नियम, यानी कि उसके ग्रुप को बदल देना। पहले B + C का ग्रुप था, A अकेले था, फिर क्या हो गया A + B का ग्रुप हो गया, C अकेले हो गया। फिर तीसरा हम लोग क्या पढ़े? तीसरा हम लोग पढ़े 0 और 1 का जादू, योज्य तत्समक पढ़े, जिसमें क्या है कि अगर कोई संख्या में 0 हम लोग जोड़ते हैं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा हम लोग गुणात्मक तत्समक पढ़े, इसमें क्या पढ़े कि अगर कोई संख्या में 1 गुना करते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं वितरकता, जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिविटी में क्या किए, बारी बारी से हम लोग संख्याओं को बांटे थे। अब आगे क्या है? आगे है गुणधर्मों का उपयोग करके आसान बनाना कैसे होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 3/17 प्लस इंटू -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/6। तो इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे? तो इसको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं, किसका? क्रम विनिमयता का यूज करते हैं। कैसे क्रम विनिमयता का यूज करते हैं? सबसे पहले हम लोग क्रम विनिमयता और सहचारिता दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 3/7 को लिखें और इसके पेयर को खोजें। जब हम लोग 7 और 11 के एलसीएम निकालते हैं तो कितना आता? बताओ, दिमाग खराब हो जाता, नहीं खराब हो जाता। लेकिन यहीं पे हम लोग क्या किए, 7 को हम लोग 21 के साथ ले आए, 7 को हम लोग 21 के साथ ले आए, यानी 3/7 और इस -8/11 को इसके पास ले आए और -6/11 को इसके पास ले आए। अब इसको जो हम लोग सोल्व किए तो इसका एलसीएम आ गया 21, 9 में से 8 गया 1/21 और इसको सोल्व किए 11 और 22 का एलसीएम हो गया 22 और इसको सोल्व किया -12 5, तो ये हो गया -21/7, ये हो गया 7/22। अब इसको सोल्व किए तो 22 - 1 47 इतना आ गया। बहुत आसान था। हम क्वेश्चन एक देते हैं और यही क्वेश्चन रहेगा, नहीं तो ठीक है। इसी क्वेश्चन को बना करके हम बताते हैं, 2 मिनट समय दीजिए। इसी क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग आसानी से और समझते हैं कि कैसे वितरकता का नियम और जो भी नियम हम लोग पढ़े हैं यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग कौन सा नियम यूज कर रहे हैं? तो यहाँ पे हम लोग क्रम विनिमयता का नियम यूज कर रहे हैं। क्या, कौन सा नियम? क्रम विनिमयता का नियम। हम लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ पे हम लोग क्रम विनिमयता का नियम यूज कर रहे हैं। कौन सा नियम यूज कर रहे हैं? तो क्रम विनिमयता का नियम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्रम विनिमयता का नियम यूज कर रहे हैं। कौन सा नियम यूज कर रहे हैं? तो क्रम विनिमयता का नियम यूज कर रहे हैं। देखो कैसे कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। देखो ये ऐसे अगर हम लोग बनाते तो कैसे बनाते? इसका एलसीएम लेते, फिर इसका एलसीएम लेते, सबका एलसीएम लेते एक साथ, तो दिमाग खराब हो जाएगा, सबका एलसीएम लेवल है ना खराब हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्रम विनिमयता का यूज किए और 3/7 के साथ हम लोग इसको ले आए 21 को। क्यों ले आए? क्योंकि हम लोगों को पता है कि
प्लस माइनस 8/21, क्योंकि हम लोगों को पता है कि 7 और 21 का एलसीएम निकालना आसान होगा। फिर इधर था क्या, फिर इधर था -6 बटा प्लस -6 बटा 11। अब 11 और 22 का एलसीएम निकालना आसान होगा, ये हम लोगों को पता था, इसलिए इसको 1 पे ले आए। अब इतना को आप देखिए अगर अलग अलग देखिए दोनों को। 7 और 21 का एलसीएम 21 होगा, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 3 तिया 9 प्लस माइनस 21 से कम 21 -8 हो जाएगा, होगा या नहीं? ये क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। फिर प्लस किए 11 और 22, 11 और 22 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 11 और 22 का एलसीएम 22 हो जाएगा। 11 दूनी 22, 16 दूनी के -32 हो जाएगा, प्लस 22 से कम 22 5 हो जाएगा। अब 9 में से 8 गया तो 1/21 बचा, प्लस माइनस, अब 32 में से 5 गया तो 32 में से 5 गया तो कितना बचेगा, तब 32 में से 5 गया, 9 में से 8 गया तो कितना बचेगा, तो 9 में से 8 गया तो बचेगा 1, और नीचे था 21, नीचे कितना था 21। इधर हम लोग क्या किए, 32 में से 5 को घटाएं, तो 32 में से 5 गया तो कितना घटा, 16 दूनी के 32 हुआ था ना, 11 और 22, ठीक है। 32 में से 5 जब हम लोग घटाएंगे तो 28 आएगा, जो कि हो जाएगा -28/22, -28/22। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब बनाएंगे 21 और 22 का अब एलसीएम निकालिए आप, और जो आएगा जोड़ घटा दीजिए। मतलब कि कहना ये चाहते हैं, कैलकुलेशन मैटर नहीं करता है, कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मैटर ये करता है कि क्यों हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे। जो हम लोग गुणधर्म पढ़े हैं, क्रम विनिमयता पढ़े हैं, क्रम जो भी पढ़े, सहचार्यता पढ़े हैं, तो ये यूज़ यहीं पे करेंगे हम, जब उसको सोल्व करके इधर उधर करेंगे तब। आगे हम लोगों को पढ़ना है, देखिए गुणधर्मों का उपयोग करना है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन लिए थे और आसानी से इसको बनाए हैं। क्या किए हैं, बहुत आसान से यहाँ पे हम लोग आसानी से काटने के लिए क्रम विनिमयता का यूज किए हैं। क्रम विनिमयता कहने का मतलब वो संख्या को इधर उधर किए। कैलकुलेशन अगर गलत हो तो टेंशन नहीं लेना है, जो बता रहे हैं वो समझना है। हम कैलकुलेशन अगर करने के लिए लाते हैं ना, तो ये करल के नहीं लाते, हम खुद करते हैं यहाँ पे ला करके, लेकिन समझाना कैलकुलेशन नहीं है। तुमको भी आता है जोड़, तुमको भी आता है गुना, सब आता है, तो ये कैलकुलेशन हमको नहीं समझाना। समझाना क्या है कि जब 4/5 और 3/7 है और 15/16 और -14/9 है, सब गुना में है आपस में, तो इसको इससे काटेंगे, इसको इससे काटेंगे, नहीं कटेगा। लेकिन यहीं पे क्रम विनिमयता लगाएंगे, -4/5 को 15/16 के साथ ले आए, 3/7 को 14/9 के साथ ले आए, तब हम लोग काटेंगे तो आसानी से कट जाएगा। बस ये समझाना था, ये कैलकुलेशन करना नहीं है हमको। कैलकुलेशन हम हार्ड वाला में, बहुत हार्ड कैलकुलेशन उसको करेंगे, ये सब तो तुम जान ही में रहा है कि कैसे कैसे हो रहा है। हम समझाना क्या चाह रहे हैं कि क्रम विनिमयता का यूज देखिए यहाँ पे हो रहा है, कि इधर वाला संख्या को इधर कर दिए, इधर वाला को इधर कर दिए, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। फिर हम लोग क्या है, हम लोगों को ये समझना है कि सामान्य गलतियाँ, कौन कौन सी गलतियाँ है। सबसे पहले तो गलत तरीका है। क्या गलत तरीका है, हर और एलसीएम लिए बिना अंश को सीधे जोड़ना। ये तो तुमको पता होगा यार। अब सबसे पहले बताओ, P/Q जब हम लोग लिखते हैं परिमेय संख्या को, तो ऊपर को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, नीचे को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। नीचे को क्या बोलते हैं, अंश, ऊपर को हर। तो कह रहा है कि जब तुमको दे दिया है 2/3 प्लस 1/4, तो तुम डायरेक्ट जोड़ देगा, 2 1 3 और 4 3 7। कभी भी ऐसा करता है तुम, 8/5 प्लस 3/6 है, तो 8 और 3 11 और 6 5 11 ऐसे कर देता है गधा। ऐसे नहीं करना है, ये गलती है, इसको ऐसे हम लोग को सोल्व नहीं करना है, बल्कि नीचे का एलसीएम लेकर के सोल्व करना है, जो है तरीका। याद रखिए, P/Q में Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। जब भी हम लोग परिमेय संख्या पढ़ेंगे P/Q, तो उसमें Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है, और डायरेक्ट हम लोगों को नहीं जोड़ना है, नीचे का एलसीएम लेके जोड़ना है। हाँ, डायरेक्ट कब जोड़ सकते हैं, जब नीचे का संख्या समान है। नीचे वाला को अंश बोलते हैं, ऊपर वाला को हर बोलते हैं। नीचे यानी कि अंश जब समान हो, देखो एक यहाँ पे गलती है, ध्यान रखना। नीचे वाला को क्या बोलते हैं, हर, नीचे वाला को बोलते हैं हर, और ऊपर वाला को बोलते हैं अंश। यानी कि हम समझाना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, कि कभी भी P/Q संख्या लिखा हुआ है, तो ऊपर वाला संख्या को हम लोग अंश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाला संख्या को हर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हर। 8/4 है, 8/4, बताओ इसमें अंश कौन है, अंश हो गया 8 और हर हो गया 4, ऐसे याद रखना। यानी कि यहाँ पे हम लोग समझ गए, डायरेक्ट नहीं जोड़ना है, डायरेक्ट तभी जोड़ेंगे जब हमारा हर समान होगा। हर किधर चलता है जी, नीचे, हुर्र हुर्र, हर चलाया है, हुर्र हुर्र नीचे चलता है ना, तो हर 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 जब समान रहेगा तब हम लोग डायरेक्ट जोड़ सकते हैं 8 3 11/12। लेकिन अलग अलग हर है तो डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। और क्या सीखना है हम लोगों को, और देखिए हम लोगों को समझना है, एक नज़र में हम लोग समझते हैं क्या क्या पढ़े हैं। तो हम लोग परिमेय संख्या के गुण में पढ़े हैं वितरकता, फिर पढ़े हैं संवृद्धि, फिर पढ़े हैं सहचार्यता, फिर पढ़े हैं क्रम विनिमयता। ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के लिए थे। योग का क्रम विनिमय A + B, B + A के बराबर होता है। गुणन का क्रम विनिमय A × B, B × A के बराबर होता है। योग तत्समक, अगर कोई संख्या में 0 जोड़ते हैं तो वही रह जाता है। गुणात्मक तत्समक, अगर कोई संख्या में एक को गुना करते हैं तो वही रह जाता है। वितरकता, बारी बारी से बांट देना।
ए को बी के पास भी दे दो, ए को सी के पास भी दे दो, गुना करके दोनों को जोड़ दो। बहुत आसान था। हम लोग आज का सारांश समझते हैं। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था, बहुत बेसिक से छोटा छोटा बात याद रखना था, इसलिए हम लोग इसको फटाक से सीख लिए। और भी चीज़ों को हम लोग गहराई में इसके सेकेंड फेज में पढ़ेंगे, जरूर देखिएगा। आज का सारांश ये है कि परिमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप में होता है, जहाँ क्यू जीरो नहीं होता है। संवृद्धि, क्रम विनिमयता, साचारता का गणनाओं को सरल बनाते हैं। यानी कि हम लोग जब गणना करते हैं तो वो गणना को सरल यानी आसान बनाता है। कौन कौन सा नियम? संवृद्धि, क्रमविनिमयता और साचारता का नियम। और रोचक तथ्य, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। यानी कि कोई दो परिमेय संख्या तुम ले लो, कोई भी दो परिमेय संख्या ले लो, जैसे कि मान लो 8/4 और 2/6, ये दोनों परिमेय संख्या है। अब इसके बीच में कोई पूछे कितना परिमेय संख्या हो जाता है, तो बोलेंगे अनंत परिमेय संख्या होता है। उम्मीद करते हैं ये बहुत बेसिक था, बहुत छोटे छोटे बातें था जो हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ लिए हैं। अब एक हमारा फेज 2 में आएगा एक बहुत बड़ा आसान सा वीडियो, जिसमें हम लोग हार्ड क्वेश्चंस को बनाएंगे और ये सब सारा चीज़ें यूज करेंगे। तो अब अगर चाहते हैं कि वो फील करें तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, चीज़ों को समझिए और लोगों तक पहुंचाइए। और उसमें हम लोग एग्जाम लेवल क्वेश्चंस को करेंगे जो बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है, जीरो से ले जाकर के ऊपर तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। पसंद आए लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब करके लिखिए। जय हिंद।